Good morning, students. We are studying the chapter Pastoralist in the Modern World. We have to study about the pastoral nomads, how was their life, their economic conditions, social life, and their conditions on the plateaus, plains, and desert areas. And today I will discuss about the colonial rule and their pastoral life. We will study about their political life. Pre-colonial एंड कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस. यहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है. प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल मीन्स होता है औपनिवेशिक. जब अपना इंडिया औपनिवेशिक बना तो उससे पहले इन नोमैड्स की क्या कंडीशंस थी, कैसे हालात थे. एंड जब ड्यूरिंग कॉलोनियल में उनके साथ कैसी कंडीशंस थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इन द प्री कॉलोनियल हैड हाई इम्पोर्टेंट एज ब्रीडर. ब्रीडर मीन्स इट्स अ साइंस वर्ड. ब्रीडर मीन्स होता है ऑफ स्प्रिंग और रिप्रोडक्शन. ये बेटा एनिमल्स, प्लांट्स एंड पर्सन्स सब में ब्रीडर किया जाता है. तो ब्रीडर का प्री कॉलोनियल रूल्स में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था. एंड देयर सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो चुका था. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण. क्लोज टू डिसीजन मेकर्स ड्यू टू देयर इंडिग्नियस नॉलेज एंड स्किल्स. क्लोज टू डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन मेकर्स से जो निर्णय लेते थे उनका निर्णय कोई भी महत्व नहीं रखता था. इंडिजिनस मीन्स होता है स्वदेशी. ड्यूरिंग कॉलोनियल लॉस्ट इम्पोर्टेंस. यहाँ पे जो ब्रीडर सिस्टम था वह पूरी तरीके से उसका इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो गया. एक्सप्लॉयटेशन एंड इग्नोरेंस एट हाइट. जो उनका शोषण एंड जो इग्नोरेंस, जो अवज्ञा थी वो और ज़्यादा होने लगी. लॉस्ट इंटरेस्ट इन गवर्नेंस. एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में नोवेयर इन द पॉलिटिकल पिक्चर में कहीं पे भी हमें जो पास्चर्स है, जो चरवाहे हैं, पेस्टोरलिस्ट है, ये देखने को नहीं मिलते. नॉट अ वॉर्थी कम्युनिटी फॉर अ पॉलिटिशियन. वॉर्थी कम्युनिटी, वॉर्थी मीन्स एबल, योग्य, जो योग्य कम्युनिटी है, समुदाय है फॉर ए पॉलिटिशियन. स्टेट एट्रोसिटी वेरी हाई. एट्रोसिटी मीन्स क्रूरता. इनके साथ बड़ा ही क्रूर भरा मतलब बिहेवियर किया जाता था. आउट ऑफ पॉलिटिकल और कोऑपरेटिव मूवमेंट्स. यहाँ तक कि इनका पॉलिटिकल एंड जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स थे उनमें भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं था. एंड इकोनॉमिकली देयर, तो प्री कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो हर्ड साइज को देखते हुए प्री कॉलोनियल के दौरान मोर देन 100 काउज एंड कैमल्स. उस समय उनके पास 100 काउज एंड कैमल से भी ज़्यादा हर्ड्स थे. बट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस दे हैव ओनली 15 to 25 एनिमल्स. लाइव स्टॉक पैटर्न्स, उनके पास काऊ की संख्या सबसे ज़्यादा थी, फिर कैमल, गॉट, शिप एंड बफेलोज कम थे. यहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस में शिप उनके पास सबसे ज़्यादा थी, फिर गॉट, फिर बफेलोज, काऊ एंड सबसे कम कैमल. ग्रेजिंग प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे प्री कॉलोनियल के दौरान सोशल नॉर्म्स फॉर ग्रेजिंग, व्हेन, वेयर एंड हाउ. उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी. वो कहीं पे भी, कभी भी और कैसे भी ग्रेजिंग कराते थे इजी वे में. एंड दे हैव गुड एंड सफिशिएंट ग्रेजिंग लैंड्स ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल. बट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस they have no access and control over CPRS. CPRS means
CPRS means complex regional pain syndrome. डिग्रेडेड, हर जगह उनके साथ डिग्रेडेड, उनको अपमानित किया जाता था. एंड डेक्लाइनिंग ग्रेजिंग लैंड्स, एंड जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी. ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस में जो ऑफ स्प्रिंग ये कराते थे तो उसमें जनस सिस्टम ये लोग एक्सेप्ट करते थे. एंड सेलेक्शन ऑफ ब्रीड, एक्सचेंज ऑफ बुल. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस focused on cross breeds, loss of indigenous breeds, their health. In the colonial rule, healthy cattle at times mass death due to illness. मास डेथ मीन्स बिग क्वांटिटी, एक बिग क्वांटिटी में इलनेस की वजह से डेथ्स होती थी. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, पुअर हेल्थ ऑफ कैटल, उसमें भी यहाँ पे भी उनकी हेल्थ पुअर रहती थी. किस वजह से? टू लैक ऑफ वाटर एंड फॉडर मीन्स उनका खाना, जो चारा. लेक ऑफ वाटर एंड फॉडर की कमी से इनकी हेल्थ कैटल्स की वो पुअर रहती थी. एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, वुमेन एंड मैन हैड गुड इंडिजिनस नॉलेज एंड स्किल्स. वुमेन्स एंड मैन दोनों के पास ही गुड इंडिजिनस, स्वदेशी नॉलेज थी, स्किल्स थी. एंड आपस में वो ट्रांसफ़र भी करते थे. बट नो ट्रांसफ़र ऑफ इंडिजिनस नॉलेज. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए. एंड इन मार्केटिंग, milk and other produces were not sold. But after independence, increased sale of raw milk. Colonial rule and pastoral life. The colonial rulers wanted to transform all grazing lands into cultivated farms. जो कॉलोनियल जो रूलर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो क्या चाहते थे? जो भी ग्रेजिंग लैंड्स है उनको कल्टिवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट करना चाहते थे. इससे उन्हें क्या बेनिफिट था? इससे उन्हें क्या मिल रहा था? जो लैंड रिवेन्यू था, लैंड्स के ऊपर मिलने वाला जो टैक्स था वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड दिस वॉज नेसेसरी टू इंक्रीज लैंड रिवेन्यू. Additionally, increasing the cultivated land was necessary for increasing the production of jute, cotton and wheat, which were required in England. इसके साथ ही उन्होंने जो कल्टीवेशन लैंड्स थी उसमें कौन सी क्रॉप्स को इंक्रीज़ किया? प्रोडक्शन ज़्यादा किस मात्रा में किसका होना चाहिए? जूट, कॉटन एंड व्हीट. जूट एंड कॉटन का क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका जो रॉ मटेरियल्स था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन जूट एंड कॉटन का किया, क्योंकि इनकी ये रिक्वायर्ड था इन इंग्लैंड. वास्ट लैंड रूल्स, इसके अकॉर्डिंग अंडर दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सेलेक्ट इंडिविजुअल्स. जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स थी वो उन पर्सन से ले ली जाती थी एंड उन्हें जो सेलेक्ट इंडिविजुअल्स थे उनको दे दी जाती थी. द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ग्रेजिंग ग्राउंड्स. इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ? जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे वो कम होते गए. फॉरेस्ट एक्ट के तहत मैनी फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड रिजर्व. बहुत से फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया. जहाँ पे पेस्टोरलिस्ट वर नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट. तो उन रिजर्व फॉरेस्ट में जो आरक्षित फॉरेस्ट थे वहाँ पे पेस्टोरलिस्ट को अलाउ नहीं किया गया. सम अदर फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड. वहीं जो अदर फॉरेस्ट थे उनको किस रूप में? एज ए प्रोटेक्टेड के रूप में क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया. They could not enter many areas and entry to some other areas was restricted. वो कुछ एरियाज़ में तो एंटर नहीं हो सकते थे एंड जहाँ पे वो एंटर हो सकते थे वहाँ पे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था.
According to Criminal Tribes Act, the nomadic people were viewed with suspicion by the colonial rulers. यहाँ पे colonial जो rulers थे वो बड़ी ही संदेशपद नज़रों से nomadic peoples को देखते थे. Many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes under this act. इस एक्ट के तहत जो भी क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट थे वह क्रिमिनल ट्राइब्स के अंडर आए. ग्रेजिंग टैक्स, इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर हेड ऑफ कैटल. यह टैक्स था जो उस हेड को, मतलब उसके पास जितनी जो कैटल थी उसका हेड था उसको देना पड़ता था. धीरे धीरे जो टैक्स रेट थी वेंट अप रैपिडली, बढ़ती गई, एंड द टैक्स कलेक्शन सिस्टम वाज मेड मोर एफिशिएंट. द राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन टू कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन 1850s and 1880s. These contractors tried to extract as high a tax as possible to recover their investment. जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा टैक्स ले, ताकि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है वह उसे भी रिकवर करे. अब आप देखिए जो ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे जो ये नोमैड्स है ये इनका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है. ये जम्मू कश्मीर में, ये गुजर्स है, गौड़ीज़ हैं, एंड ये रायकास इन राजस्थान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हर तरफ ये नोमैडिक जो पेस्टोरलिस्ट है इनका एक्सपेंशन है. हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कॉप विद दिस चेंजेस? सम ऑफ द पेस्टोरलिस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ट्स. इनमें से कुछ पेस्टोरलिस्ट ने तो अपने जो कैटल्स की संख्या थी उसको कम कर दिया, वहीं कुछ ने अलग न्यू पास्चर्स को डिस्कवर किया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो रायखास थे कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध, वो लंबे समय तक सिंध में नहीं रह सके. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उसके बाद लंबे समय तक सिंध में नहीं रह सके एंड वापस इंडिया के हरियाणा में माइग्रेट किया in the search of new pastures. Some rich pastoralists began to buy land. वहीं कुछ जो रिच पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया? टू बाय लैंड, ज़मीन खरीदना उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो वहाँ पे सेटल हो सके, एंड गेव अप देयर नोमैडिक लाइफ. While some of them became peasants, वहीं कुछ उनमें से peasants बन गए, and some other took to more extensive trading. जो पुअर पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने मनी लैंडर से कुछ मनी बोरो करी. मोस्ट ऑफ देम फाइनली लॉस्ट देयर कैटल एंड शीप एंड बिकेम लैबरर्स. और उनमें से बहुत से जो भी उनके पास कैटल एंड शीप थे उनको उन्होंने लॉस्ट कर दिया, खो दिया या उन्हें बेच दिया, एंड लेबर्स बन गए, मजदूर हो गए. एंड दे बिगैन टू वर्क इन फील्ड्स और इन अ स्मॉल टाउन्स. एंड उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? वर्क स्टार्ट कर दिया इन द फील्ड्स और इन द स्मॉल टाउन्स. ओके बेटा, थैंक यू.